जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। अभी मैं मौजूद हूं हावड़ा उत्तर में 170 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं श्री उमेश राय जी, जो कि यहां के बीजेपी के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, जिन्होंने गौतम दत्ता के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था। हालांकि जो रिजल्ट था इनके पक्ष में नहीं था, लेकिन इनकी जो हार थी बहुत कम मार्जिन से हुई थी। अभी वो हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम लोग बात करेंगे कि हावड़ा में जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो बारिश जो इतनी ज़्यादा तादाद में हुई और जो लोग जिस तरह तिदर बिदर हुए, इस मसले पे हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हालात अभी जो बने थे, कुछ दिन से जो वर्षा हो रही थी और आपने उसको लेके वीडियो भी बनाया था, आप सर क्या कहेंगे? आप बिल्कुल पूरी बात कहें। देखिए, मैं मूलतः मेरा जन्म यहीं इसी क्षेत्र में हुआ है और जल निकासी हावड़ा के लिए कोई नई बात नहीं है। पूरे हावड़ा में जल निकासी हावड़ा के लिए एक अभिशाप के रूप में यहाँ के लोग इसको देखते हैं। और आप अगर ठीक तरीके से देखेंगे तो आपको हावड़ा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में दशकों से, माने लगभग 50 वर्षों से जल जमाव वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे इलाके में यहीं एक फकीर बागान जगह है, जिस जगह पर लोग चमड़े का जूता चप्पल ओकेजनली पहनते हैं। आप लोगों के पास जाएंगे तो उनके पास चमड़े का जूता चप्पल नहीं मिलेगा, क्योंकि साल भर में 4 से 5 महीने वहाँ बिना बरसात के भी जल जमा होता है। गंगा में ज्वार आ जाने से जो रिवर्स बैक करता है पानी, वो पानी भी वहाँ चला जाता है। तो ऐसे जल जमाव यहाँ की बड़ी समस्या है। आश्चर्य का बात यह है कि इस आधुनिक भारत में, डिजिटल भारत में, जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें सरकारें कह रही हैं, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, चाहे वो किसी की सरकार हो, ये सरकारें बड़ी बातें करती हैं, बड़ा पैसा खर्च करती हैं। चूँकि सौभाग्य से मेरी पत्नी आज से 3 साल पहले तक 13 नंबर वार्ड की पार्षद रही है बीजेपी की, तो हम लोगों को नगर निगम में भी काम करने का मौका मिला। तो इस बात की जानकारी मैं आपको दूं कि हर साल करोड़ों रुपए जल निकासी के नाम पर हावड़ा में खर्च होते हैं, हर साल। और वो पैसे खर्च होने के बावजूद भी समस्या जस का तस बना हुआ है। जितना पानी पहले जमता था उतना ही पानी आज भी जम रहा है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको मौका मिले तो मैं कुछ एरिया आपको बता रहा हूँ, उस एरिया में आप एक बार जाएंगे। अगर जाना आपके लिए संभव नहीं होगा, घुटना भर पानी अभी भी है बिना बरसात के। पिछले 15 दिनों से हावड़ा के कई क्षेत्र में लोग जलबंदी बन के अपने घरों में हैं। लोग अपने घरों में मचान जैसा बनाकर उसके ऊपर चौकी पर खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि कोरोना के चलते मान लीजिए स्कूल कॉलेज बंद है, नहीं तो मैं बताता हूँ, मैंने सरकार से अपील की थी कि हमारे उत्तर हावड़ा में गर्मी की छुट्टी की जगह पर बरसात की छुट्टी में स्कूल बंद किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बरसातों में बंद रहते हैं, जल जमाव में डूब जाते हैं। जल जमाव से सिर्फ एक समस्या नहीं है कि सिर्फ पानी जम गया तो आपका काम बंद हो जाएगा। जल जमाव के कारण कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नगर निगम से पीने का पानी आता है, जिस टाइम कल से टोटी से, वो भी पानी में डूब जाता है। तो जब पानी लगता है तो आप जलबंदी भी बनते हैं, पीने का पानी भी नहीं मिलता है और पानी सड़ कर काला हो गया है। फकीर बागान, बेलगछिया, भगाड़, 7 नंबर वार्ड का बावनगाछी का बी रोड, सी रोड, नस्करपाड़ा रोड, 14 नंबर वार्ड का गोल मोहर में पिछले 15 दिनों से पानी जमा है। आप जाकर स्वयं देख लीजिए, पहली बरसात जिस दिन हुई थी उस दिन से लेके आज तक वो पानी वैसे ही है। नगर निगम के लोग कई तरह के बहाना भी कर रहे हैं कि नदी में जल स्तर बढ़ा है। जल स्तर, जो लोग यहाँ रहते हैं हावड़ा में, उनको पता है कि ये जो हमारे यहाँ हुगली नदी है, जो गंगा, ये इसमें ज्वार भाटा होता है। तो जब हाई टाइड आता है तो पानी बढ़ता है, और जब लो टाइड होता है, भाटा होता है, तो वो पानी नीचे चला जाता है। जब पानी नीचे चला जाएगा तब तो कम से कम ये पानी निकलना चाहिए। तो हावड़ा शहर का जो जल निकासी का व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुका है। मैं पूरे दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, किंग्स रोड के नीचे से एक ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, और वो ब्रिक्स आर्च पे बना है। आप पहले का मकान देखते होंगे ना, ईंटे पर बनता है जो, तो वो ड्रेन भी जो है वो ब्रिक्स पे बना है, ब्रिक्स आर्च पे बना हुआ है, और वो अंग्रेजों के ज़माने का है। मैंने, मेरे ख्याल से, मेरा उम्र 45 साल है, मैंने बनते नहीं देखा, तो लगभग 60-70 साल भी, 100 साल भी पुराना हो सकता है। और वो अब अंदर से टूट रहा है, टूट के गिर रहा है। नगर निगम के पास उसको रिपेयर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी पत्नी पार्षद रहते समय, चूंकि मैं उनका काम देखता था, मैंने बार बार नगर निगम के अधिकारियों को बताया कि आप जल निकासी पर ध्यान दीजिए और इसको व्यवस्था करें। तो लोग क्या कहते थे कि हमारे पास इतना फंड नहीं है। अभी बताइए, फंड आप अपने घर से लेके तो आएंगे नहीं। आपके पास फंड नहीं है तो आप सरकार को लिखिए, राज्य सरकार को लिखिए, केंद्र सरकार को लिखिए। जहाँ एक तरफ गंगा को सबके सफाई की बात
कर रहे हैं लोग पूरे देश में कि स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा होगा। स्वच्छ निर्मल गंगा तब होगा जब गंगा में मैला बहाना बंद करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से निकलिए और यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे 2 आउटलेट हैं हावड़ा शहर के, दोनों मेरे वार्ड में 13 में। एक गोलाबाड़ी थाना के सामने आप लंच घाट है वहाँ चले जाइए, और एक किंग्स रोड नामक गोला घाट पे। ये दोनों जो आउटलेट हैं, इन दोनों आउटलेट में जो पानी बहकर गंगा में गिरता है, आप उस पानी को देख लीजिए वो कैसा है। शहर का पूर्ण रूप से दूषित पानी, माने आप समझिए मैला, नाली, पैखाना, पेशाब, जो भी आप समझिए, जो भी गंदगी है वो सीधे गंगा में जाता है। उसको फिल्टर करने का, उसको रिसाइकिल करने का कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। तो जब हावड़ा नगर निगम के पास वो पैसा आता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, इसका हिसाब कौन लेगा? इसके लिए सर आप जिम्मेदार किसको समझते हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसके लिए जिम्मेवार जिनका जवाबदेही है, हावड़ा नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, स्वाभाविक रूप से उनके जिम्मेवारी में पिछले 3 वर्षों से हावड़ा नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा। नागरिक परिसेवा देने के लिए जो नगर निगम या नगर निकाय बनता है, उसका काम होता है आपके लिए सड़क, बिजली, पानी, नाली और आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त करने का। उसके लिए आप टैक्स लेते हैं लोगों से, टैक्स कम पड़ता है तो समय समय बढ़ाया जाता है। तो हावड़ा नगर निगम टैक्स लेने के मामले में तो एकदम टिक्का है, वो वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, टैक्स तो पूरा चाहिए। सुविधा के नाम पर आप हावड़ा के सड़कों को देख लीजिए, सड़कों की स्थिति ऐसी है कि आप उस पर सीधा चल नहीं सकते हैं। टोटो, ऑटो जैसे छोटे सवारी गाड़ियाँ रोज़ पलटती हैं, और उसी में अगर जल जमाव हो जाए, पानी लग जाए तो दिखता भी नहीं है नीचे गड्ढा कहाँ है। तो आपका गिरना, आपका एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। मेरे फेसबुक पर कई लोगों ने लिखा है कि मैं 95 तल्ला में पिछले बरसात में मैं गिर के मेरा पैर टूट गया था। अब आप समझिए, एक सभ्य समाज में जहां पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने आज से लगभग 11 साल पहले, 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं कलकत्ता को लंदन बनाऊंगे। तो हम लोग को ऐसा लगा था कि चलो कलकत्ता अगर लंदन बनेगा तो गंगा को टेम्स मान लेते हैं, हुगली नदी को, और इस पार बरहिंगम हो जाएगा। तो बरहिंगम जब होगा तो स्वाभाविक रूप से कलकत्ता के साथ हावड़ा का भी विकास होगा। लेकिन हम लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी कि पीने के पानी के लिए हावड़ा में हत्या होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही हावड़ा में जहाँ पद्मपुकुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आता है, उसी वाटर टैंक रिजर्वर में एक व्यक्ति मरकर सड़ रहा था, सड़ गया था, गल गया था, कितने दिनों से मरा होगा, और वो पानी हावड़ा के लोग पी रहे थे। इस बात की जानकारी कब सर सामने वो 5-7 दिन के बाद जब बॉडी गल के सड़ रहा था आया, तो किसी ने व्यंग में भी कहा था कि पानी में प्रोटीन आ गया। अच्छा। अब आदमी का बॉडी सड़ा ना तो प्रोटीन आ गया। तो इनको शर्म नाम का भी चीज़ नहीं है। आप बताइए ना, किसी प्रदेश का मुख्यालय, मुख्यमंत्री का कार्यालय जो नवान्नो है, आप जाके उसका दशा देख लीजिए। बरसात होता है, जाके देखिए उसका दशा, घुटना भर पानी में वो खुद डूब जाता है। जिस सरकार के पास अपनी व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने की व्यवस्था नहीं है, उससे बहुत कुछ आशा करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि ये जो लोग राजनीति के नाम पर जो जल जमाव वाला जगह पे, बाढ़ जहाँ आता है वहाँ समझ में आता है, लेकिन जहाँ जल जमाव होता है जिन गलियों में, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैं वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 में जब मैं प्रचार में गया तो लोगों के कई सारे सवाल थे। गैस का दाम कम कब होगा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, भाई साहब कुछ कम करवाइए। साथ ही सबसे बड़ी समस्या थी कि हम लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलवाइए। लोग का फर्स्ट डिमांड है, पता है, वहाँ पर एक बार बारिश होती है तो 15 दिनों तक पानी निकलता नहीं है। हमको बताइए कि इसके लिए कोई ठोस प्लान होना चाहिए कि हर साल नगर निगम को बस कुछ करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, नालियों की सफाई कर दी। आपको तो पता है कि पिछले बार यहाँ जल जमा हुआ था, इस बार नहीं हो, उसके लिए आपने क्या किया? एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक व्यापक काम होना चाहिए, एक पंपिंग बूस्टर लगाना है। जिस इलाके में जैसे लो लैंड है तो वहाँ का पानी निकालने के लिए आपको वहाँ बूस्टर पंप लगाना है, उसको लगातार चलाइए बरसात में, नहीं आप उसको ऊँचा कर सकते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम चूँकि सदियों पुराना हो गया, तो ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट करना है, और जल निकासी की जो व्यवस्था है जो सीधे गंगा में जा रही है, इसका ये जो पानी है इसको रिसाइकिल करने की आवश्यकता है। अगर आप इसको ऐसे ही गंगा में डालेंगे तो गंगा कभी न निर्मल हो सकती है, ना कभी वो स्वच्छ हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि ये आपराधिक काम भी है। जहाँ केंद्र सरकार स्वच्छ भारत और गंगा मिशन चला रहा है, वहाँ पर इस तरीके से सीधे गंगा में गंदा पानी गिराना ये आपराधिक मामला भी है। तो केंद्र सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हम लोगों ने समय समय पर लोगों को बताया है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कमियां हैं।
उन कमियों के चलते ये बात सही जगह तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये हावड़ा के लोगों का दुर्भाग्य है। अभी यहीं पर हमारा एक कार्यकर्ता अभी फ़ोन किया था मुझे फकीर बागान से कि भैया जो 15 दिन पहले पानी जमा था वो पानी अब सड़ कर काला हो गया और वो उसमें कीड़े आ रहे हैं। अब आप स्थिति समझिए कि आप कैसे कल्पना करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, इतना बड़ा बड़ा बात। एक राजनीतिक दल, मैं बार बार बताता हूँ, हमारे इस उत्तर हावड़ा में पिछले तीसरे टर्म तृणमूल कांग्रेस के विधायक चुनाव जीते हैं। इसके पहले वाले जो विधायक थे वो मंत्री भी थे, उसके पहले एक और विधायक थे, वही विधायक 20 साल पहले भी विधायक थे, स्वर्गीय अशोक घोष जी। 20 साल तक लगातार यहाँ पर सीपीएम के विधायक रहे, उनके सांसद भी रहे, उनके मेयर भी रहे। अब हमको बताइए, इतना संसाधन होने के बाद, जिसका सरकार, जिसके पास सारी व्यवस्था है, आपका कभी ध्यान नहीं जाता है कि आप हर साल उसी पानी में डूब के जाते हैं? जनप्रतिनिधि हैं, आपने कभी कभी आप सुने हैं कोई उत्तर हावड़ा का विधायक खड़ा होकर कभी विधानसभा में बोला हो कि उत्तर हावड़ा में जल जमा होता है, मुझे राज्य सरकार से इसके लिए फंड चाहिए, मैं चाहता हूं कि सरकार जल निकासी पर एक बड़ी योजना बनाए यहाँ के लिए? कभी किसी ने नहीं बोला है। अगर बोला हो तो दिखा दे। यहाँ मेयर यहीं से जीत के तीन मेयर उत्तर हावड़ा से हुए। आश्चर्य की बात है, तीन मेयर, हावड़ा नगर निगम के 3 मेयर उत्तर हावड़ा से हुए सीपीएम के समय में। तीनों मेयरों ने जल जमाव को झेला। पूरे बरसात वो लोग खुद घुटने भर पानी में जाते थे, लेकिन ये पानी खत्म कैसे हो इसके लिए कभी उन्होंने कोई भी व्यापक व्यवस्था नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ राजनीति करने वाले लोग बरसात का इंतजार करते हैं, पहले से मूढ़ी खरीद के घर में रख लेते हैं। खिचड़ी उचड़ी बनाने का व्यवस्था है, मिड डे मील का चावल आता है, अभी तो आजकल दुनिया भर का राशन आया है, तो जैसे पानी लगा बस रिक्शा वैन पर खिचड़ी बना लेते हैं, लेकर चल जाते हैं। भैया, खिचड़ी खिलाने से, मूढ़ी खिलाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। जो आदमी बरसात में इस इलाके में रहता है उसको पता है कि पानी बरसात होगा तो पानी लगेगा, तो अपना खाने का व्यवस्था किया, वो आपके भरोसे मूढ़ी खाने के भरोसे नहीं है। तो आप ये मूढ़ी खिचड़ी बिस्कुट बांटने से अच्छा है कि अपने नेताओं को जो उसके लिए जवाबदेह हैं उनके ऊपर दबाव बनाइए कि वो आने वाले समय में एक ब्लूप्रिंट बनाए जिससे कि उत्तर हावड़ा में जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात मिले। इसके लिए प्रयास करें, न कि राजनीति अपना रोटी सेकने के लिए बिस्कुट और मूढ़ी बांटने का काम करें। बावनगाछी के इलाके में सर देखा गया कि लोग सड़कों पे उतर गए, रास्तों को रोका गया कि यहाँ जल जमाव बहुत ज़्यादा है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा यहाँ से बहुत करीबी इलाका है, मैं 19 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड के मैं कहूँगा, वहाँ भी लगातार पब्लिक सड़कों पे उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, आवाज़ उठा रही है। और अभी 6 महीने पहले एमएलए अरूप रॉय जो 171 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, अभी वो मंत्री भी हैं, वो हावड़ा एचएमसी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सर, काम तो कुछ नजर नहीं आ रहा, पब्लिक परेशान। आप क्या, किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे सर? और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य जी हैं, क्या उन लोगों का काम है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, राजनीति करना और जन सेवा करना ये दोनों अलग अलग विषय है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग इस वार्ड में चुनाव जीते थे तो मेयर यहाँ की थी, यहाँ की पार्षद 20 साल से पार्षद थी। लोगों को ऐसा लगता था ना कि अरे अब यहाँ क्या काम करेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो इस वार्ड में कई ऐसी गलियाँ थीं जिन गलियों में आज़ादी के बाद से कभी पिच लगा ही नहीं था। कई ऐसे इलाके थे जिन इलाकों में लाइटें नहीं लगी थी और लोग बोलते थे कि ये प्राइवेट जगह है। अब बताइए, तो नगर निगम टैक्स लेने के टाइम में उसको प्राइवेट और सरकारी जगह नहीं दिखता है, और काम करने के टाइम में आप बहाना खोजते हैं। अरूप राय जी हों या यहाँ के सांसद हों या यहाँ के मेयर हों, मैं बताता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूर्ण रूप से इस पूरे मामले के लिए दोषी हैं। हम आपको साफ साफ बताते हैं, काम नहीं होना, संसाधन का कमी होना, ये भी तो दिखना चाहिए। आपने तो कभी प्रयास नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2012 या 2013 की बात है, शिवपुर में ज़बरदस्त जल जमाव हुआ। शिवपुर का जीटी रोड के दाहिने तरफ का, मतलब पश्चिम इलाके का पूरा इलाका पानी से डूब गया। और नए नए मंत्री बने थे फिरहाद हकीम जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफेयर मिनिस्टर। तो उनको पता लगा, बहुत हंगामा चल रहा था, चूँकि वो माइनॉरिटी का इलाका था, तो वहाँ से लोग सीधे उनसे संपर्क किए और वो आए। तो हुआ कि भाई कैसे जल निकलेगा, कैसे जल निकलेगा। उस समय नगर निगम पर सीपीएम का बोर्ड था, ममता जायसवाल जी मेयर थी, नगर निगम चुनाव नहीं हुआ था। आप आश्चर्य करिएगा कि पानी निकालने के लिए उन लोगों ने जीटी रोड पर जेसीबी लगा के रोड को काट दिया कि यहाँ का पानी इधर निकालना ना, रास्ता को काट दो। सोचिए मंत्री का दिमाग, कल्पना करिए, ऐसे लोग तो पहाड़ काट के पानी निकलवा देंगे। आपके पास
किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए एक जैसे मेरी जानकारी में है, जापान का एक टीम आया था जल निकासी पर हावड़ा में ब्लूप्रिंट बनाने। आप हावड़ा के कमिश्नर से पूछे ना, वो ब्लूप्रिंट कहाँ चला गया। ये जल निकासी पर जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो प्रोजेक्ट क्यों दब गया। आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलिए ना, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, प्रधानमंत्री को बोलेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, नहीं पैसा देगी, हम लोग बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए ये पूरा व्यवस्था है। हावड़ा नगर निगम का ऑडिट नहीं होता है। एक मद में आया हुआ पैसा दूसरे मद में खर्च होता है। हावड़ा नगर निगम पूर्ण रूप से प्रशासनिक रूप से फेल है। इनके पास फूड इंस्पेक्टर नहीं है, इनके पास चीफ आर्किटेक्ट नहीं है। जितने बड़े पद होते हैं नगर निगम को चलाने के लिए वो सारे पदाधिकारी नहीं है। काम चलाऊं लोगों को लेकर काम चल रहा है। इस नगर निगम को केंद्र सरकार कैसे पैसा देगी जिसके पास पहले के पैसा का हिसाब नहीं है। तो ये ना ये मांगने लायक है, ना ये मांगते हैं, ना इनको मिलता है, और यहाँ के लोग इन समस्याओं से जूझ रही है। स्वाभाविक रूप से तृणमूल कांग्रेस के वो सभी लोग जो जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप कम से कम आवाज़ तो उठाना शुरू करिए। काम होगा नहीं होगा वो बाद में, कम से कम जनता तो जाने कि आप जल जमाव को लेकर सीरियस हैं। आप विधानसभा में इस बात को उठाइए ना कभी, और कभी किसी ने उठाया है तो उसका रिकॉर्ड दिखा दीजिए। आजकल तो डिजिटल युग है, आपने कभी कहा हो तो कोई चिट्ठी दिखा दीजिए, आपने कभी विधानसभा में बोला हो तो वो वीडियो दिखा दीजिए, और नहीं भी है तो देर से ही सही अभी से शुरू हो जाइए। आप जनता की आवाज़ को उठाइए सड़कों पर। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है कि दासनगर में भी सड़क अवरोध होने वाला है। तो ये सड़क अवरोध साधारण लोग कर रहे हैं। अगर गलती से बीजेपी झंडा लेकर सड़क पर उतर गया तो आप समझिए पहले तो पुलिस का लाठी खाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट खाना भी मैं परसों अपना बेल कराया हूँ। नगर निगम में टूटी सड़कों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस पर हम लोगों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया, केस था, कल परसों मैंने बेल कराया। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या चल रहा है। ये साधारण लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट देकर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव जिताया है, नगर निगम में भी जीता है, विधानसभा में जीता है, लोकसभा में जीता है। वो लोग सड़कों पर उतर गए हैं, एक कोई बोलने वाला नहीं है। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में राज्य की सरकार ने, यहाँ के डीएम ने या नगर निगम ने 1 रुपया का मदद किसी जल जमाव के इलाके में किसी व्यक्ति को किया। 1 रुपये का मदद, कोई मदद नहीं है। मदद कौन कर रहा है? पार्षद, पूर्व पार्षद जिनको चुनाव लड़ना है, लड़ने वाले हैं, वो मूड़ी लेके पहुंच जा रहे हैं, बिस्कुट बांट रहे हैं, तिरपाल लेके जा रहे हैं। सरकार की भी तो जवाबदेही है, डीएम का भी तो फर्ज बनता है। जो लोग जलबंदी 15 दिन से घर में अपने बैठे हैं, उनको पीने का पानी नहीं है, उनको पानी का जार पहुंचवाइए ना। ये आपका काम है, नेताओं का काम नहीं है। अब टीएमसी का लोग पानी लेके जा रहा है तो आदमी देख देख के दे रहा है। टीका तो आप देख रहे हैं, आदमी देख के दे रहा है। अरे किसको वोट दिया था? सीपीएम करता है, चलो बाद में आना। इस स्थिति में समाज है, समाज में पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए और जनता के हक और हकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले राजनेताओं की आवश्यकता है। तो आइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस बात को प्रशासन तक पहुंचाया जाए, सरकार तक इस बात को पहुंचाकर यहाँ के जल जमाव की समस्या से हमेशा के लिए लोगों को इससे निजात मिले, इसका प्रयास किया जाए। सर, जब हम लोग ये जल जमाव को लेके कवर कर रहे थे, काफ़ी इलाकों में, हावड़ा के कई इलाकों में हमने कवर करा और टीएमसी के कई प्रतिनिधि से हम लोगों ने बात करा। उनका कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट भी आया सामने। उसमें उन लोगों ने ये कहा कि जनता ज़्यादा जिम्मेदार है ये जो जल जमाव हो रहा है। आपको भी सर ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत आसान है आरोप प्रत्यारोप करना। जनता जिम्मेवार है क्योंकि जनता प्लास्टिक खिड़कियों से फेंक देती है, नालियों में फेंक देती है। अभी कुछ टीएमसी के लोग इस प्रचार को चला रहे हैं कि लोग नालियों में प्लास्टिक फेंक देते हैं जिसके चलते जल जमाव है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन की जिम्मेवारी है कि प्लास्टिक को बैन करे? और मैं आपको इसका सबसे असली जड़ बताता हूँ। हावड़ा शहर में ओपन ड्रेन है जो कहीं किसी विकसित शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओपन ड्रेन होने के कारण सड़कों पर फेंका हुआ कोई भी सामान या तो झाड़ू के माध्यम से, हवा के माध्यम से किसी न किसी कारण उन नालियों में चला जाता है और वो जाके नाली ब्लॉक करता है। हम बताते हैं, आप कलकत्ता में चले जाइए, आपको एक तो ओपन ड्रेन नहीं दिखाई देगा। चल जाइए यहीं कलकत्ता बड़ा बाजार जाइए, एक ओपन ड्रेन नहीं दिखाई देगा। ड्रेनेज बंद होता है, उसके ऊपर जगह जगह पर कवर लगे हुए हैं। बरसात हुआ, पानी उस ड्रेन में चला जाएगा। मकानों का जो आउटलेट है वो उस ड्रेन में है, वहाँ चला जाता है। तो कहीं भी प्लास्टिक, सब्जी, लकड़ी,
डब्बा, ये सब ड्रेन में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जब दूसरों को आप जहाँ जिम्मेवार ठहरा रहे हैं तो ये किसका काम है? सरकार को अवेयरनेस चलाना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लोगों को साफ रहने के लिए किया। राज्य सरकार निर्मल बांग्ला चलाया, कितना दिन आप उसका प्रचार देखे हैं? निर्मल बांग्ला का प्रचार घर घर हो, जैसे आपने डस्टबिन घरों में बांटा है नगर निगम के द्वारा, वो स्वच्छ भारत मिशन का डस्टबिन है। चूंकि मेरे वार्ड में बीजेपी को वोट अच्छा मिलता है तो हावड़ा नगर निगम से आज तक मेरे वार्ड में एक व्यक्ति को डस्टबिन नहीं दिया गया। अब मानसिकता की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझिए, जब आप वो डस्टबिन बांट रहे हैं तो साथ साथ आपको अवेयरनेस का एक हैंडबिल बांटना है कि आप अपने खिड़कियों से कचरा नहीं फेंकें, आप डिस्पोजल कचरा, गीला कचरा इसमें फेंकें, सूखा इसमें फेंकें। नगर निगम समय से सफाई करेगा। नगर निगम के पास लोग नहीं है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा सकता हूँ। इस आधुनिक भारत में हावड़ा म्युनिसिपल कारपोरेशन, हावड़ा नगर वो कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं, कारपोरेशन में नाली की सफाई करने के लिए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एक सफाई कर्मचारी माननीय विधायक की उपस्थिति में, हावड़ा नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के सदस्य के उपस्थिति में, पूर्व MIC सफाई विभाग की उपस्थिति में वो अपना जान जोखिम में डाल के नाले में ड्रेन के अंदर उतर रहा है, बिना किसी मास्क के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना कमर में रस्सी बांधे, बिना जूता पहने। आप हमको बताइए, कल वो अगर सफाई कर्मचारी डूब जाता है, वो मर जाता है, उसका जवाबदेह कौन होगा? आप आधुनिक भारत में कल्पना कर सकते हैं कि जिस नाले में पैखाना बह रहा है उसमें आप एक आदमी को, एक मनुष्य को, आप ही के जैसा है ना, आप चुनाव में जीत गए तो आप विधायक हो गए, वो लड़ा होता वो भी तो जीत सकता है चुनाव, तो वो तो हो सकता है मंत्री बन जाता है SC कोटा से। आप उसको नाली में उतार दिए 100 रुपया के लिए, वो डूब के मर जाए, उसके परिवार का जवाबदेही जिम्मेवारी कौन लेगा? आपके पास इतना भी इक्विपमेंट नहीं है कि आप मशीन लगा के उसको साफ करें। वो तो आसान काम है ना, प्लास्टिक निकालना है उसके अंदर से, तो वो आप कांटा से निकाल सकते हैं, मशीन से आपके पास सक्शन गाड़ी है उससे निकाल सकते हैं। इनका मानसिकता ही नहीं है काम करने का। ये कैसे वोट चुनाव जीतना है, किसको किससे लड़ाना है, किसका वोट कैसे कब्जा कर लेना है, कैसे बम मारना है, कैसे लोगों को डराना है, ये 5 साल इसमें लगे रहते हैं। अगर ये 5 साल लोगों की सेवा करते हैं ना तो चुनाव में बम मारने का नौबत इनको नहीं आता। ये तो हो गई सर जल जमाव की बात। इसके अलावा सर अभी हाल ही में अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ त्रिपुरा में। आप इसको क्या कहते हैं सर? इस पे ये तो काफी गंभीर आरोप भी लगाया गया है TMC की तरफ से कि बीजेपी के वर्कर्स ने या गूंस का शब्द इस्तेमाल किया उन लोगों ने कि हमला किया। उस पर आप किसको किस नज़र से देखते हैं? एक बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ये एक षड्यंत्र है। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति के रूप में अगर आप पूछेंगे तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, पूजा पाठ, समाज में बड़ा विश्वास है। तो एक शब्द है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी डायमंड हार्बर जाते हैं अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में, पार्टी के कार्यक्रम में, उनके गाड़ी पर, उनके काफिले पर हमला होता है। उनका गाड़ी अगर बुलेट प्रूफ नहीं होता तो पता नहीं उनका क्या दशा होता। 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिल, में खुद वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था, 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों को तोड़ा गया और सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। पिछले 2 वर्ष में 140 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई। कल आमता में एक बीजेपी के कार्यकर्ता, एक अध्यक्ष के पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, न्यूज़ 18 पे न्यूज़ चल रहा है। उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी करता है। आप बीजेपी का झंडा लेकर सड़क पर उतरेंगे तो आपको मारा पीटा जाएगा। 2 तारीख के बाद से हजारों की संख्या में लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। अभी भी सैकड़ों लोग अपने घर नहीं आ पाए। लोगों के दुकान लूट लिए गए, कई लोगों को जबरन TMC का झंडा पकड़ाया गया। आप मुझे एक बात बताइए, आप जब मैच खेलने उतरेंगे, आप बैटिंग कर लिए हैं और जब आपको बॉलिंग करने का मौका मिलेगा तो आपके बॉल पर कोई छक्का मार रहा है तो इसमें आश्चर्य करने का क्या बात है? आप जो सिखाएंगे वो पाएंगे। आपने देखा है तृणमूल कांग्रेस के, पहले तो अभिषेक बनर्जी जी के गाड़ी पर जो हमला हुआ, आप उसका कहीं विजुअल देख लीजिए, जानलेवा हमला, ऐसा कुछ नहीं था। उस गाड़ी पर एक लाठी चला है, शीशा टूट गया। ये वीडियो वायरल। अभिषेक बनर्जी को कोई टच तक नहीं किया। रास्ता चलते बहुत सारा घटना होता है, आप रास्ता चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर गाड़ियों पर पत्थर चल जाता है, हम लोग के साथ कई बार हुआ है। लेकिन ये जो तृणमूल कांग्रेस के 2-3 युवा नेता जो पहुंचे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान, ये वहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए गए हैं। आप देखिएगा उसमें एक रहा है, एक जो लड़का के माथे पर पट्टी बांधा हुआ था, छात्र नेता है। आप ठीक से देखिए और अपने चैनल के लोगों को बताइए। खैर जैसा मुझको दिखा वैसा सबको दिखा। जब वहाँ उनके ऊपर हमला हुआ, जो वो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ, जब उनके गाड़ियों को तोड़ा गया तो उनके गाड़ी के शीशे टूटे। एक उसमें महिला है, महिला नेत्री हैं, उनके गाल पर एक शीशे से लग के कट गया था, उस खून निकल रहा था, वो दिखा, वो शीशा टूट के लगा। ये जो राहा जी हैं, ये ऐसे माथा पकड़े थे, इनको चोट लगा था यहाँ, और पानी का बोतल गिराया जा रहा था यहाँ, पानी लगा के उनको यहाँ पे बहुत चोट लग गया था। उसके बाद वो खुद अपना वीडियो बना रहे थे, खुद सारा वीडियो उनका खुद का बना हुआ, और उसमें वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मेरा माथा फट गया। माथा फटना, माथा में चोट लगना दोनों अलग अलग बात होता है। माथा फटेगा तो खून निकलेगा। वो एक भी घाव अभी तक नहीं दिखा पाए, न यहाँ न यहाँ न यहाँ। माथा में चोट लगा यहाँ। उनके साथी जो थे देवांशु जी, वो बता रहे हैं कि उनके सर के पीछे चोट लगा है, माथा फट गया है, और पट्टी उनका बनता है यहाँ, और दवाई लगता है यहाँ। आधुनिक इलाज है। ममता बनर्जी का पैर टूटता है, गाड़ी का किस्से बताती हैं कि लोग धक्का मार के तोड़ दिए, और आज तक उसका कोई एक्सरे प्लेट लोगों को देखने को नहीं मिला। चुनाव भर प्लास्टर था, चुनाव के बाद खुल गया। इनको कम से कम ये जानना चाहिए कि सर पे चोट यहाँ लगा तो पट्टी यहाँ बांध लेते, वो भी तो टीवी में दिखता, लेकिन यहाँ साफ दिखेगा, इसके लिए पट्टी यहाँ बांध लिए, यहाँ लगा लिए। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक चाह में कुछ भी करने को तैयार है। अगर ये बताइए, नया प्रजन्म, एक न्यू जनरेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे इतना घटिया राजनीति का उम्मीद नहीं है। ये देश के भविष्य है, किसी राजनीतिक दल में हो तो ये नेता हैं, देश के भविष्य हैं। अगर इनका नींव ही झूठ पर पड़ेगा, ये झूठ से ही राजनीति शुरू करेंगे, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? ये क्या करेंगे देश समाज के लिए? इनका तो राजनीतिक का कैरियर ही झूठ पे शुरू हो रहा है। झूठ बोलना, गाली देना। आप देखिए वो जो जया जी हैं, जिनके गाल पे चोट लगा था, वो एक मोटरसाइकिल, वो भी डबल स्टैंड पे खड़ा हुआ मोटरसाइकिल। आप सफ़र करते हैं, आपको पता है कि लोग जब रास्ते में चलते हैं और कोई कुछ खतरा देखेंगे, उनको भागना होगा, तो मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पे लगा के भागेगा। कोई भी आदमी सड़क के बीचों बीच मेन स्टैंड पे मोटरसाइकिल खड़ा करके रखा हुआ है, और दीदी झंडा लेकर और खूब प्रेम से उसको तोड़ रही हैं। आप बंगाल से त्रिपुरा मोटरसाइकिल तोड़ने गई हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? आपको वीडियो बनाना है और बंगाल के टीएमसी के लोगों को उत्तेजित करना है कि वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। मुख्यमंत्री सीधे प्रेस करके बोल रही हैं कि हमारे यहाँ तो लोग आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, बहिरागत आते हैं बाहर से। अभी आज तो एक नया शब्द बोली है, एब्रॉड से, माने विदेश से लोग इस चुनाव में ममता बनर्जी को हराने आए थे। आप त्रिपुरा में क्या करने गए हैं? मामा बाड़ी है आपका त्रिपुरा में, आप भी तो बहिरागत हैं। तो आप जो शुरू किए हैं, आप अब लखनऊ जाइएगा, टीएमसी का प्रचार करने वाले लोग आपको बहिरागत अगर बोले और बोले कि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव बिगाड़ने यहाँ क्यों आई हैं, आप तो बहिरागत हैं। आप तो दिन भर कोसती हैं उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, बोलती है कि आप भाड़ा पर आए हैं, आप यहाँ आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, बंगाल का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आप किस मुँह से वहाँ जाएंगे? तो ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात करने वाले लोगों के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम भारत के ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, इसको समझना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, ये पूरा देश एक है। अब आज थोड़ा देर के लिए बताइए, आप अगर ये संदेश देती हैं कि बंगाल में जो लोग दूसरे प्रदेश से आकर रोजगार कर रहे हैं, यहाँ कमा खा रहे हैं, वो बहिरागत है, तो आपके पश्चिम बंगाल के बड़ी संख्या में लोग विभिन्न प्रदेशों में कमाने के लिए गए हैं, रोजगार कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं। इनके ऊपर क्या बीतता होगा? कभी आपने सोचा है? आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आपके इस बात का असर उन लोगों पर कितना पड़ेगा जो लोग दूसरे प्रदेशों में हैं। आप तो प्रांतवाद को उकसावा दे रही हैं, भाषावाद को उकसावा दे रही हैं। ये पश्चिम बंगाल के कल्चर में नहीं रहा है, ये बंगाल के लिए उचित नहीं है। सर आखिरी सवाल आपसे, आपका काफ़ी टाइम ले लिया हमने। लास्ट क्वेश्चन ये सर कि अभी जैसा देख रहे हैं हम लोग कि टीएमसी सरकार जो त्रिपुरा की तरफ जा रही है अपनी वापस से सत्ता को कब्जा करने के लिए, और साथ ही साथ अभी वो दिल्ली भी विजिट करी थी और उनका कहना है कि 2024 अब हमारा टारगेट नेक्स्ट है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कि 2024 में वाकई सीएम ममता बनर्जी दिल्ली के तरफ जाने के लिए पूरी तैयार दिख रही हैं आपको? इस पर आप क्या कहते हैं सर? देखिए, स्वाभाविक रूप से किसी भी राजनीतिक दल के लिए जब वो किसी प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आता है तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा होना उचित है।
और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा दल है कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम राष्ट्रीय मंच पर मेरी सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय मंच पर सहभागिता होना और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करना, ये दोनों अलग अलग बात है। जिस प्रदेश में केवल मात्र 42 लोकसभा के सीट है, जिसमें से पिछले चुनाव में आप 18 सीट नहीं जीत पाए, उस प्रदेश के एक नेत्री को ये कैसे शोभा देता है कि वो बोलती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगे। मैं उस राजनीतिक दल को उखाड़ कर फेंक दूंगी जिस राजनीतिक दल के सदस्य भारत में इतने हैं जितना पश्चिम बंगाल का जनसंख्या नहीं है। 13 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या भी उतना नहीं है। आपको समझना होगा, महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, ये सोच रखना भी अच्छा है, लेकिन आप सच्चाई में ये देखिए तो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं मोदी जी के बराबरी के लीडरशिप का अभाव है। विरोध में, मोदी जी के विरोध में अगर लीडर खोजना हो तो जो सीनियर लीडर्स पूरे भारतवर्ष की राजनीति में दिख रहे हैं, उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है या उनके ऊपर लोगों का वो भरोसा भी नहीं दिख रहा है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं। उन लोगों के ऊपर शरद पवार जी जैसे सीनियर लीडर हैं, सोनिया गांधी जी है, ये सब लोग बैकफुट पे हैं। ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर आक्रामक होकर, ऐसा लगता है ना जैसे ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हरा कर सत्ता पाया है। उनको ये समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में 2 बार सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 37-38% वोट पाती है, 3 सीट से 77 सीट पर चुनाव जीतती है। थोड़ी सी कहीं चूक रह गई, नहीं तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब जा रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री का ये बयान, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में थी और उसको उन्होंने बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंका है। अरे दीदी, आपको ये समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जड़ों को इतना मजबूत बनाया है कि अगली बार आपसे लड़ना नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की हवा चलेगी तो आप उड़ जाएंगे, आंधी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि बड़ा चुनाव है लोकसभा का 2024 में और विरोधी राजनीतिक दल के लोगों के पास में कोई चेहरा नहीं है, तो वो चेहरे की तलाश में है। अगर ममता बनर्जी जी विरोधी पक्ष का चेहरा बनती हैं तो राहुल गांधी जी के भविष्य का क्या होगा? क्या होगा अखिलेश जी का? तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल हैं जो सपना देख रहे थे केंद्र स्तर पर राजनीति करने का। तो पहले इनको ठीक करना होगा कि इनके फ्रंट का मुखिया कौन होगा और इनका गठबंधन किसके किसके साथ होता है। स्वाभाविक रूप से आपने पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का नेगेटिव प्रचार किया है बहिरागत का, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए पूरे देश में भारी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे उमेश राय जी जो अपने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रख रहे थे। हमने जो भी सवाल इनसे किया वो सारे सवाल का उत्तर इन्होंने विस्तार में दिया कि किस तरह से क्या चीज़ यहाँ चल रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर से लेकर के एक ब्लूप्रिंट तक जो यहाँ की एचएमसी या यहाँ की जो सरकार है जो नहीं कर पा रही है उसके बारे में उन्होंने कहा। इनके साथ और आगे भी हम लोग बात करेंगे और यहाँ की जो ये अभी सिचुएशंस चल रहे हैं और जो यहाँ के हालात चल रहे हैं उस पर हम लोग विस्तार से आपको वापस से न्यूज़ देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर के माध्यम से। फिलहाल के लिए हमें दे इजाज़त। कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू।